अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जी, अब हम सेल्स टैक्स का क्वेश्चन करेंगे, ऑटम 2024 का। और क्वेश्चन कर करके मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे आते हैं सवाल है। सेल्स टैक्स को देखते हैं जी। मिनिमम टैक्स का जो ट्रीटमेंट है वो सेपरेट ब्लॉक के टैक्स से पहले पहले करते हैं, क्रेडिट के बाद और सेपरेट ब्लॉक के हाँ बाद जी, के दौरान। ये पूछ रहे हैं कि मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 1.2 इनकम टैक्स के अंदर उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा। उसका करेंगे जब क्रेडिट्स सारे कैलकुलेट कर लेंगे, डोनेशन का भी, पेंशन वगैरह सारा कुछ करने के बाद वो जो इनकम आएगी वहां पर जाके सेपरेट ब्लॉक से बिल्कुल पहले पहले वो करें। लें जी, रिक्वायरमेंट देखते हैं जिस क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। 20 नंबर का सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 7। अंडर दी दिस कंप्यूट अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल, ये कैसे आएगी। आउटपुट माइनस बाय और रिफंडेबल, ये कहाँ आएगी। ये आपकी फिफ्थ शेड्यूल में से आएगी। टू द अमाउंट इनपुट टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड, ये कहाँ से आएगी। ये या तो आपके 90% के रूल से आएगी या आपके फिक्स एसेट की वजह से आएगी। ठीक है, शो ऑल रेलेवेंट एग्जाम्पशन एंड डिस अलाउंसेस। तो पहले रिक्वायरमेंट को हमने देख लिया कि उसने कोई कमेंट्स वगैरह नहीं मांगे। ये आखिरी पैरा पढ़ते हैं एक दफा। एज अ रूटीन अनलेस ऑल पेमेंट्स वर मेड बाय क्रॉस चेक और पे ऑर्डर, मोर ओवर ऑल द above figures are exclusive of sales tax except where it is specified, sales tax rate is 18%। सवाल का टिपिकल सवाल नहीं है जिसके अंदर कन्वेंशनल डेटा नहीं गिवन। पहली चीज तो ये है, जैसे सेल परचेज गिवन होती थी उस तरह से डेटा गिवन नहीं है। सरमाया एसोसिएट इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ पर्सनल कार, पर्सनल केयर आइटम्स। कार पढ़ गए हम। इट इज रजिस्टर्ड विद द सेल्स टैक्स अथॉरिटीज, ये जो आइटम्स होती है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं कि कहीं थर्ड शेड्यूल की तो नहीं है, उसके लिए फिर हमें रिटेल प्राइस लेना होती है। इट इज रजिस्टर्ड विद द सेल्स टैक्स अथॉरिटीज एज मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। खाली डिस्ट्रीब्यूटर होता तो इसके ऊपर 90% का रूल नहीं लगना। ठीक है, ये बात भी जहन में रखना। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 6 महीने पहले अगर चले जाए तो कहाँ तक जाएंगे आप। क्योंकि उसकी इनवाइसेस आप क्लेम कर सकते हैं ना, तो कहाँ से जा सकते हैं। जुलाई तो फेब तक की इनवाइसेस आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। परचेजेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज दिस। ठीक है, तो ये कॉमन हो गया। रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ध्यान करना है, ये एग्जाम्प्ट सप्लाईज नहीं है। रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज ऑफ रुपीज दिस एंड दिस, रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है। राइट, तो ये टैक्सेबल के लिए हो गया, तो ये फिर कॉमन नहीं हुआ, ये एग्जाम्प्ट के लिए है, इसको इग्नोर कर देंगे। तो ये हमारा इनपुट आ गया। मैं नोट कर रहा हूँ इसके ऊपर ताकि आपको अंदाजा हो। मैं पेपर में भी ऐसे ही करता था, चीज़ों को साथ साथ मार्क कर रहा होता था। 800 kg ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट किस में आता है, रिटेल गुड्स में। परचेज फॉर पीस दिस, द रिटेल प्राइस ऑफ डिटर्जेंट इज दिस पर केजी। तो हम रिटेल प्राइस कितनी है, 1200 इंटू 800। ये इसका इनपुट नहीं है, इसका 18% लेंगे। नहीं, ये तो हमने ली है बेटा, बेची नहीं है, ये तो हमने बाय की है। फर्दर टैक्स का उसको सोचे जब सेल की है।
तो इसका 18% हमारा ये भी इनपुट आ जाएगा। गुड्स 350 परचेज फ्रॉम खजाना एंटरप्राइजेज विद अ पेमेंट मेड इन कैश, इग्नोर, इस नहीं लेंगे क्योंकि 50,000 तक की पेमेंट कर सकते थे तो आपने उससे ज्यादा कर दी। परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर वैल्यूड दिस, इग्नोर कर दें। इंपोर्ट ऑफ 20,000 बॉटल्स ऑफ शैम्पू, ये भी थर्ड शेड्यूल की है, फ्रॉम फ्रांस, वैल्यूड एट 2 million, द रिटेल प्राइस ऑफ ईच बॉटल इज 1 दिस। तो 1900 इंटू 3.8 million, 38 लाख। ये इंटू, अच्छा असूलन इसके ऊपर हाँ इसके ऊपर 21% ही लगता जी। ये शैम्पू वो आइटम है, शैम्पूस में है, फिर 25% देंगे। अगर इम्पोर्टेड शैम्पू है तो फिर इस पे 25% देंगे। कमर्शियल इंपोर्ट हो वो रिटेल गुड्स पे नहीं लगता। अगर वैसे आपको चीज इंपोर्ट करके पाकिस्तान में बेचें उसमें 18 की बजाय 21% लगता है, वो यहाँ नहीं लगता। कमर्शियल इंपोर्ट्स पे भी 20। वैसे असूलन मेरे ख्याल में तो इसके ऊपर भी 3% लगना चाहिए क्योंकि ये कमर्शियल इंपोर्ट्स है। देखते हैं एग्जामिनर क्या कर रहा है, देखते हैं। बहरहाल आना 25, ये तो कंफर्म हो गया ना। 9 लाख 50। हाँ बहरहाल ये इनपुट आ गया ना, ये भी हमारा यहाँ से भी निकल आया। एक्विजिशन ऑफ मशीन, एक्विजिशन ऑफ मशीन वैल्यूड 2.7 million इंक्लूसिव ऑफ 10% मार्कअप अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट। इसको, इसका मतलब ये है कि ये 110% है ना, तो 2750 डिवाइडेड बाई 1.1 ये करेंगे। अ डाउन पेमेंट ऑफ 500,000 was made during the month with the returning remaining amount paid in equal installments। तो हायर परचेज के अंदर अगर आप कोई चीज बाय करेंगे तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई वही महीना होता है, बेशक किस्तों में पेमेंट करें, राइट। तो वो जो भी वैल्यू आएगी उसका 18% लेंगे और ये हमारा इनपुट होगा और इसको बाद में माइनस करेंगे। इसको, ये फिक्स एसेट का इनपुट है हमारा, इसको बाद में माइनस करेंगे। ये हमारी इनपुट की इंफॉर्मेशन हो गई। तो आप वर्किंग में ऐसे ही पूरा इनपुट बनाएंगे सारे का सारा। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, टॉयलेट सोप, टॉयलेट सोप किस में आते हैं, रिटेल गुड्स में, थर्ड शेड्यूल की आइटम है। वैल्यू 243 सप्लाई टू अ फैक्ट्री इन ईपीजी फॉर कंजम्पशन बाय फैक्ट्री स्टाफ, नहीं होगी क्योंकि ईपीजी के अंदर प्रोसेसिंग के लिए देंगे। आप उनसे पूछेंगे भाई क्या करना है तुमने, वो कहेंगे जी हमने इसको बना के आगे बेचना है। अगर उन्होंने एक्सपोर्ट भी करना है फिर भी आपकी लोकल सप्लाई गिनी जाएगी, फिर भी जीरो रेटेड नहीं होगी, फिर भी ये जीरो रेटेड एक्सपोर्टर को दे दें या ईपीजी में दे दें। हाँ वो कहे कि जनाब ये जो आप साबुन दे रहे हैं इसको हमने पिघला के हमने शैम्पू में डाल के बेचना है, एक्सपोर्ट करना है, फर्दर मैन्युफैक्चर करना है फिर, तो ये नॉर्मल है आपकी, ये आपकी, हाँ 18% लगेगा, रिफंड नहीं होगा, यानी इसमें रिफंड नहीं होगा, ये नॉर्मल आपकी सप्लाई आएगी टैक्सेबल। 500 किट ऑफ शेविंग क्रीम, ये भी रिटेल गुड्स हैं, सप्लाइड फॉर कंजम्पशन ऑन बोर्ड एंड एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग फ्रॉम कराची टू न्यूयॉर्क, ठीक है। शेविंग क्रीम दी है, दीज किट्स वर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर दिस, ये हमने उधार पे खरीदी थी ऑन 1 फरवरी 2024 को। हम अगस्त में है, जरा सोचे जरा, हम अगस्त में है, ये फरवरी में। द रिटेल प्राइस ऑफ ईच किट इज 12, पेमेंट ऑफ दीज किट्स इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, ये अभी तक क्या है, आउटस्टैंडिंग इसकी है। पहली बात ये है कि हमने इसके अंदर उसने इनपुट की और आउटपुट की दोनों की इंफॉर्मेशन दे दी है। तो सबसे पहले तो शेविंग क्रीम है, ये थर्ड शेड्यूल की आइटम है, ऑन बोर्ड है, द दीज किट्स वर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम दिस ऑन 1 फरवरी, ठीक है।
द रिटेल प्राइस ऑफ ईच किट इज दिस। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जीरो रेटेड है, फिफ्थ शेड्यूल की आइटम है। समझ आ रही है? इसका जो इनपुट है ये वाला, ये वाला, इसका मुझे रिफंड मिलना है, क्योंकि जो चीजें जीरो रेटेड होती हैं उसमें आइटम की प्राइस नहीं फिर देखी जाती। ये भी एक नया पॉइंट आ गया ना। जो चीजें एक्सपोर्ट की जाती है अपोर्शनमेंट करते हुए, उस वक्त उसकी सेल प्राइस देखी जाती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, उस वक्त उसकी। लेकिन अगर हमें एक आइसोलेशन में कोई आइटम मिल जाए तो उसकी रिटेल प्राइस नहीं देखी जाती और उसकी सेल प्राइस नहीं देखी जाती, उसका इनपुट देखा जाता है। भाई अगर मुझे इनपुट अलग थलग मिला हुआ है तो मैं वो रिफंड कर लूंगा ना। अपोर्शनमेंट तो एक अजम्पशन है कि मुझे पता नहीं है, तब मैं जाता हूं उसके ऊपर। जब मुझे क्लियर कट पता है तो उसको क्लेम करूंगा। तो रिफंड मुझे इस अमाउंट पे होना चाहिए था, राइट। लेकिन इसका भी तरीकेकार क्या है कि इसके ऊपर वो कहता है जी क्या 180 दिन हो चुके हुए हैं या नहीं। अब फरवरी में देखें, 28 दिन हो गए फरवरी के, ठीक है, यकम को खरीदा था ना। और उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, कितने दिन हो गए। और अगस्त का भी पूरा महीना लगा लें। कब इसने की है, जुलाई कहाँ से आ गया। जून के बाद जुलाई भी आना है। उम्र डायरेक्ट अगस्त में चले गए, कितने दिन हो गए। 180, 180, तो डिफॉल्ट हो गया ना। तो लिहाजा इसका हमें रिफंड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसका आपको इनपुट नहीं मिलेगा। अच्छा दूसरी बात यह है कि अगर उस महीने हमने इनपुट क्लेम कर लिया था तो रिवर्सल यहां बढ़ के उल्टी पड़ जाएगी। लेकिन चूंकि ये एक्सपोर्ट कर दी गई थी तो लिहाजा इसका इनपुट ही नहीं मिलेगा, इसका हमें इनपुट रिफंड ही नहीं मिलेगा। गुड्स वैल्यू दिस सप्लाई टू अ क्रेडिटर अगेंस्ट द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द हिज डेट ऑफ रुपीज दिस। उससे जो डेट लेना था उसके अगेंस्ट उसने इसको कर दिया है, तो ये भी सप्लाई पहली बात है गिनी जाएगी। लेकिन मसला ये है कि इसमें हम 320 को लेंगे या डेट को लेंगे। ठीक है, अब यहाँ ये मसला आ गया कि ये सप्लाई तो है हमारी, उसकी वैल्यू तो यही बनती है, लेकिन डेट हमने लेना था 350। यहाँ मैं भी बिट कंफ्यूज हूँ कि इसके अंदर अगर डेट के अंदर जो वैल्यू ली जाएगी वो कौन सी ली जाएगी। नहीं, वैल्यू 325 की ही है जो हमने चीजें उसको दी हैं। हमने एक बंदे से कर्जा एक कोई बंदे को देना था 3.5 लाख रुपए का। लेकिन हमने क्या किया है कि उसको साढ़े, हमने कहा 325 की मेरे से चीजें ले जाओ उठा के। पैसे उसने कहा नहीं, चलो माफ किए, बाकी 25,000 रुपये हमने माफ कर दिया। मेरे ख्याल में 325 पे आना चाहिए, इसको देख लेते हैं। इसमें मुझे भी जरा शक है। नहीं, इसमें नहीं है, इसमें तो हम वैल्यू देखेंगे कि लॉ ने कहीं हमें डिफाइन किया है कि अगर मैंने किसी को 350 देने थे, कर्जा था, मैंने चीजें दी हैं 325 की, तो मैं सेल्स टैक्स किस पे लूंगा। तो उसको तो वैल्यू तो फेयर मार्केट वैल्यू ही लेनी चाहिए ना, जो गुड्स मैंने दी हैं। मेरा जहन तो यही कहता है। गुड्स वैल्यूड 7931 सोल्ड टू असास एंड कंपनी, असासा एंड कंपनी, a registered retailer on August 12, 90% of these goods were delivered to AC during the month, with remaining 10% to be delivered in September. Due to the shortage of the storage space at AC's warehouse, as per the agreement, AC make payment to SAS at the time of delivery of these goods. एडवांस पहले आ गया, कुछ चीजें डिलीवर कर दी, कुछ नहीं की। तो लॉ कहता है गुड डिलीवर और मेड अवेलेबल विच एवर इज अर्लियर। तो लिहाजा हमारी सारी की सारी यही
वैल्यू बनेगी इसी का 18% लेंगे। ठीक है, एडवांस उसने दे दिया ना, तो गुड्स मेड अवेलेबल थी। सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 500 बॉटल ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू, वो जो ऊपर थी, सोल्ड फॉर दिस टू अ होलसेलर। ठीक है, वो इसकी रिटेल प्राइस क्या थी, 500 बॉटल्स की रिटेल प्राइस क्या थी, क्योंकि रिटेल गुड्स है ना, रिटेल प्राइस ऊपर क्या थी इसकी, ऊपर लिखी हुई है ना, 1900। कितना चालाक है कि उसको कनेक्ट किया, उसकी प्राइस नहीं दी, तो इंटू करेंगे 1900 इंटू 25%। सही हो गया। इस पे फर्दर टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि रिटेल गुड्स पे फर्दर टैक्स नहीं होता। और इतनी जो है वो एंड कंज्यूमर को सप्लाई दी, इसका भी हम 18% लेंगे। राइट, भी टैक्स तो लेना है कि नहीं लेना, सही है ना। आप कहेंगे सर ने कहा था इस पे जब एंड कंज्यूमर को होगी तो फर्दर टैक्स नहीं लेना, वो उस वक्त होता है जब ऊपर बता रहे हैं कि उसमें शामिल है, तो वहां जो कि हम 18% ले रहे होते हैं, फिर नीचे नहीं लेना। लेकिन ये तो सप्लाई की है भाई, टैक्स तो लेना है कि नहीं लेना, तो 18% हम इसका भी ले लेंगे। हाँ जी, नहीं, इसका भी नहीं लेंगे, इसका भी नहीं लेंगे। एक्सपोर्ट comprise 1500 bottle of imported shampoo sold for this to a departmental store in UAE। ठीक है, जब आपने उसमें से 15 खरीदी, कितनी थी, 2000 थी, 2000 थी ना, 500 उधर चली गई और इधर आ गई, तो ये आपके रिफंड में चली जाएगी। ठीक है, वही जो 25% आपने दिया था। वैसे असूल बताऊं, ये वैसे ज्यादती है इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ। ये क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन काफी different मैं वही कह रहा हूँ ना, असूल जो है वो ये है कि यार, ये बच्चे अभी कंप्यूटरों पे टिक्के लगा के आए हैं, यही तो हम इनको कहते हैं कि यार इस तरह से ना करो, ये जुल्म और ज्यादती है। बच्चे माशाल्लाह पास हुए हैं हमारे, ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए हैं, उन्होंने अपने रूल जो अप्लाई किए हैं उसकी बेस के ऊपर। लेकिन है ये गलत कि आप इतने ऐसे इस तरह की चीजें जो आपने परेशान नहीं होना, ये अल्हम्दुलिल्लाह पहली अटेम्प्ट में हमारे बच्चे पास हुए, इसलिए आपने इस बात से परेशान नहीं होना। समझ आ रही है ना। आपका मकसद एक ही, जो मैंने शुरू में टिप दी, सवाल पूरा करना, जो जो होएगा देखा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रिफंड क्या होगा, वो भी रिटेल प्राइस पे ही होगा, क्योंकि टैक्स भी आपने रिटेल प्राइस पे ही दिया हुआ है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। एन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ दिस इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स वाज पेड इन कैश, इट्स ओके। लेकिन सवाल ये है कि इसको करें क्या, बिल को कहाँ लेके जाएं, फिर इसकी हमें अपोर्शनमेंट मुसीबत करनी पड़ेगी इस सवाल के अंदर, क्योंकि अगर हम इसको, इनपुट में नहीं इनपुट तो है, लेकिन इनपुट किसके अंदर है, ऊपर वो दो तरह की चीजें बता रहा है, टैक्सेबल भी बता रहा है और जीरो रेटेड भी बता रहा है और एग्जेम्प्ट भी बता रहा है, तीनों बताई है ना ऊपर उसने, कि उसने एग्जेम्प्ट गुड जो है ना वो परचेज किए हैं फॉर एग्जेम्प्ट गुड, लेकिन एग्जेम्प्ट गुड की उसने सेल नहीं अभी तक बताई, तो हमारे, हाँ जी, कैसे बेटे लेंगे, है ही नहीं, सेल ही नहीं हुई, हमें तो बता रहा टैक्सेबल और जीरो रेटेड है। इन जनवरी ऐसे परचेज टैक्सेबल गुड्स, दिस द इनपुट टैक्स ऑफ दिस ऑन दीज गुड्स वाज इनएडवर्टेंटली लेफ्ट अनक्लेम्ड, तो ये अनक्लेम्ड ही रहेगा, क्योंकि 6 महीने गुजर चुके हुए हैं। जनवरी है ना, हमने शुरू में डिसाइड किया था कि फरवरी से हम क्लेम कर सकते हैं। हाँ जी, देखते हैं जी इसका, एग्जामिनर सरमाया आ गया जी, अच्छा सरमाया लगाया उसने। आज सबसे पहले तो आ गया जी सरमाया एसोसिएट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अब जरा देखते जाइएगा अपने सवाल के साथ। टैक्सेबल सबसे पहले क्या है, जैसे उसने सवाल दिया मैं वैसे ही करता जा रहा हूँ। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लाईज इंटू 18%, ये आ गई। रॉ मटेरियल फॉर एग्जाम्प्ट गुड्स इग्नोर कर दिया। परचेज ऑफ 800 kg ऑफ डिटर्जेंट
राइट, ये रिटेल प्राइस पे लिया है ना, 800 इंटू 1200 यही था, ठीक हो गया। गुड्स इंपोर्टेड इन गुड्स परचेज इन कैश इनएडमिसिबल, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। आपके हम काफी ज्यादा, आपने माइंड नहीं करना है। पानी तो नहीं पीना? नहीं, बस आपको तो भूख लगी है। नहीं, अच्छा थैंक यू। अच्छा जी, अनक्लेम इनपुट टैक्स, उसके बाद आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल। अच्छा उसने क्या किया, आसानी पैदा कर देने का दवा करो, सारे का सारा ही टैक्सेबल में डाल दी। इसकी फिर अजम्पशन जरूर देनी है आपने, नीचे जाके स्टार लगा के ना नीचे लिख दीजिएगा, इट इज अज्यूम्ड दैट यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाईज ओनली। ठीक है, ऐसे वो टैक्सेबल नहीं यूज कर, हाँ जी। ये सेपरेट ले हर क्वेश्चन। बिजली नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा नहीं है, लेकिन अजम्पशन जरूर लिखें बेटा, ठीक है ना। अज्यूम करें भाई, आप वो जो बोतलें आपने बेच रहे हैं, शैम्पू वगैरह बेच रहे हैं, वो कहाँ रखी हुई है, ऑफिस में नहीं रखी हुई, तो बिजली का बिल तो आया है ना, तो कहाँ लेना है। तो बहरहाल यहाँ जम्पशन होनी चाहिए। ये मेरा टोटल जो है वो इनपुट टैक्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स, वो उसने यहाँ से माइनस कर दिया हुआ है, भाई हम उसको अलग ही करेंगे। अच्छा उसने पता क्या किया है, कि टोटल जो हमारा इनपुट था, ये कौन सा है, हम तो अलग ही लेके चल रहे थे ना, ये वाला इंपोर्ट ऑफ शैम्पू जो था, हमने क्या किया था, इसको अलग किया हुआ था, ऐसे ही है। नहीं 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 नहीं, सही है। ये देखें, ये 2000 जो है ना, ये वाली हमने 2000 ली थी, और इसमें से 1500 तो एक्सपोर्ट हो गई ना, तो वो हमने माइनस कर दी, क्योंकि वो रिफंड होनी है ना, वो रिफंड होनी है नीचे। आउटपुट टैक्स आ गया जी हमारे पास, सप्लाई ऑफ टॉयलेट सोप, ठीक है, सप्लाई ऑफ शेविंग क्रीम ऑन बोर्ड, इसका हमें रिफंड मिल जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स इन सेटलमेंट ऑफ डेट, देखें उसने वही जो वैल्यू सप्लाई उसको लिया है, डेट को नहीं लिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया। असास, ठीक है, एडवांस जिसने सेम वो अनरजिस्टर्ड होलसेलर 25% हमारा, ये भी आ गया। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड टू अनरजिस्टर्ड एंड कंज्यूमर 18% आ गया। एक्सपोर्ट ये तो रिफंड में चला जाएगा, ठीक है जी। हमारा जो था ये आउटपुट आ गया, और इनपुट का कितना था हमारा, 19 लाख। तो दिस और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स विच एवर इज लोअर, तो इसका मतलब यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड भी हमारा एग्जाम में आएगा, क्योंकि हम क्लेम करने जा रहे थे 19 लाख, जबकि हमें मिल कितना रहा है, इतना, तो इसका जो डिफरेंस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। ये सेल्स टैक्स पेएबल आ गया। फिक्स एसेट को हमने अलग से माइनस किया, जब माइनस किया तो ये भी नेगेटिव फिगर आ गई, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी कैरी फॉरवर्ड आ गया, यहाँ से भी कैरी फॉरवर्ड आ गया, ये रिफंडेबल आ गया हमारे पास, एक अजम्पशन के साथ उसने किया हुआ है, ठीक है। यानी ये अभी एक ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैं कहता हूँ गलत करके भी बच्चा आधे नंबर ले सकता था। यानी इनपुट आउटपुट वो लिखता जाए चुप करके जो भी इसको नजर आ रहा है, तो इसमें गलती के ये चांसेस जरूर थे 20 में से कि उसको 15 नंबर मिल जाते। कहीं एक्सपोर्ट को मिक्स कर गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल को उसने जो है वो करने। देखें इससे हमें एक बात समझ आई कि एग्जाम के अंदर हम आसान रास्ता लेंगे, अजम्पशन वाला, मुश्किल रास्ता नहीं लेंगे। मैंने जैसे कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को अगर टेक्निकली किया जाए तो पोर्शनमेंट की जा सकती है, हम नहीं करेंगे। अगर ऐसी चीज मौजूद आ गई है तो इसका मतलब हम आसान रास्ता लेंगे, मुश्किल रास्ता अडॉप्ट खुद से नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब आ गया जी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। एक ब्रेक कर लें, उसके बाद पहला क्वेश्चन उसको भी देखेंगे, फिर दुआएं खैर करेंगे कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे।